तो आज की क्लास में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके क्या लेयर्स और क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे लाइफ गिविंग गैसेस होते हैं जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और अदर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं जो कि अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है जो कि एयर होता है। ठीक है, एयर जो है वो एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, एयर। ठीक है, एयर बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। 99% जो एयर है हमारे अर्थ का वो 32 किलोमीटर तक की हाइट तक कन्फाइंड रहता है। ठीक है, सो 99% ऑफ एयर इज कन्फाइंड at the height of 32 किलोमीटर्स। ठीक है, 32 किलोमीटर्स तक की हाइट तक हमें हमारे एटमॉस्फेयर का 99% एयर मिलता है। ठीक है, एयर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है बिना वाटर के तो कुछ दिन रह सकते हैं, कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बट बिना एयर के सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, फर्दर हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। ठीक है, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे गैसेस, देन वाटर वेपर एंड देन डस्ट पार्टिकल्स। ओके, गैसेस, वाटर वेपर एंड देन डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन है। ठीक है, तो अब तीनों को ब्रीफली देखते हैं कि गैसेस क्या होते हैं। सबसे पहले गैसेस देखते हैं। ठीक है, गैसेस में हमारे बहुत सारे गैसेस आ जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे गैसेस आ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इन 4 गैसेस के लिए एक ट्रिक है विच इज़ नो एसी। ठीक है, नो एसी एक ट्रिक है जिससे कि हम लोग ये चारों गैसेस को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन,
देन A फॉर आर्गन एंड C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन फर्दर देखते हैं कि हमारे जो गैसेस में पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मीटियोरोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना अभी जो हमारा जो अर्थ है उसका जो हीट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। increases due to the burning of fossil fuels। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और इसके इंक्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। एंड अर्थ का टेम्परेचर जो राइज होता है उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ओके। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है बहुत इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल या फिर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है वो हमें एट द हाइट ऑफ मीन्स 120 किलोमीटर्स तक की हाइट पे हमें ऑक्सीजन जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलता है, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल अमाउंट पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें 90 किलोमीटर्स तक की हाइट तक देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर्स तक की हाइट पे देखने को मिलता है एंड ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर्स पे हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। फर्दर देखते हैं हम लोग ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ना वो हमारे अर्थ को ना एक बैरियर की तरह रहता है, एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है अर्थ के हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम the harmful radiation of ultraviolet rays, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ को सन से जो अल्ट्रावायलेंट रेज आती है वो उससे हमें हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ओजोन लेयर। तो ये हो गया हमारा गैसेस, ठीक है। गैसेस में पहले हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है
वो मीटरोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है और ये इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। देन जो इसके इंक्रीज़ की वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ करता है। अर्थ के टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें 90 किलोमीटर तक की हाइट तक देखने को मिलता है। फर्दर हम लोग ऑक्सीजन की बात किए थे कि ऑक्सीजन जो है हमारे ह्यूमंस के सर्वाइवल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड प्लस अदर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारा ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर तक की हाइट तक हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को मिलता है। फर्दर हम लोग देखे थे ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ को सन से आने वाली जो भी हार्मफुल रेज होती है, जो भी अल्ट्रावायलेंट रेज होती है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हमारा गैसेस कंप्लीट हो गया। देन फर्दर चलते हैं वाटर वेपर पे, ओके। नंबर 2 क्या था हमारा? वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत ही वेरिएबल गैस है, ठीक है, बहुत ही वेरिएबल गैस है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। वेरिएबल गैस, ठीक है। एंड देन जो हमारा वाटर वेपर होता है ना वो इंक्रीज हाइट, जैसे कि हम लोग पोल्स के टुवर्ड्स शिफ्ट करते हैं, विथ इंक्रीज इन द हाइट एंड एल्टीट्यूड जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर decreases with increase ठीक है एल्टीट्यूड, ओके। कि विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड जो हमारा कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का वो डिक्रीज करता जाता है। तो हमें जो बेसिकली जो हमें वाटर वेपर देखने को मिलता है वो इक्वेटर वाले रीजन्स में हमें ज़्यादा वाटर वेपर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द पोलर एरियाज, ठीक है। एंड देन जो हमारा वाटर वेपर है ना वो हमारे अर्थ को ना एक ब्लैंकेट की तरह भी काम करता है, ठीक है। वो हमारे अर्थ को ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडा होने से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट, it acts as a blanket, okay, and protects the earth from neither becoming too hot ठीक है। ये अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है कि अर्थ ना ही ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स द अर्थ रेडिएटेड हीट, ठीक है। ये अर्थ के रेडिएटेड हीट को भी अब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट, ये अर्थ की जो भी रेडिएटेड हीट है उसे अब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। तो वाटर वेपर में क्या देखा हम लोगों ने कि एक बहुत ही वेरिएबल गैस है, ठीक है। वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है एल्टीट्यूड जब हमारा इंक्रीज़ करता है, विथ इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का वो डिक्रीज़ करता जाता है। फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि इट एक्ट्स लाइक एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम नाइदर बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, ठीक है। ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, ना ही हमारे अर्थ को ज़्यादा ठंडा होने देते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म, तो उस पर एक टेम्परेचर बैलेंस बना कर रखता है, ठीक है। एंड फर्दर इट एक्ट्स एज अ अब्जॉर्बर फॉर द अर्थ्स रेडिएटेड हीट, ठीक है। ये एक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कंपोजिशन था डस्ट पार्टिकल्स, ओके।
डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स। तो पहले देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, कुछ स्मोक शूट आ जाते हैं, बाकी कुछ डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स ऑफ मीटियोर्स आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स रहते हैं। तो इन सबको हम लोग डस्ट पार्टिकल्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो smoke shoot, then pollen grains, disintegrated materials of meteors, and some small particles of soils, okay, etc. तो इन सभी को हम लोग डस्ट पार्टिकल्स में कंसिडर करते हैं। जो भी वो स्मोक शूट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ मीटियोर्स के डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स होते हैं, इन सबको हम लोग डस्ट पार्टिकल्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, एक दे एक्ट्स लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। ठीक है, दे एक्ट्स लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिसके अराउंड जो है जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद वहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो एक्ट्स लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। ठीक है, अराउंड विच the condensation takes place, around which the condensation takes place। ठीक है, कि जिसके अराउंड कंडेंसेशन होता है। ठीक है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की तरह काम करते हैं, कि जिसके अराउंड जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, देन अब चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं अब। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स है। ठीक है, सो पहले देखते हैं नंबर वन जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। देन सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर। देन थर्ड जो है वो हमारा मेसोस्फेयर है। फोर्थ इज थर्मोस्फेयर। देन फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये बेसिकली 5 हमारे लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, देन सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन
एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर के, ये फॉर्म हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग, ओके, डी गैसिंग, ठीक है। ये हमारे डी गैसिंग के प्रोसेस से फॉर्म हुए हैं। तो फर्दर अब सभी लेयर्स को ब्रीफली देखते हैं एक के बाद एक। पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जो है ना वो बायोलॉजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे वेदर चेंजेस होते हैं, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो भी रेनफॉल होते हैं, जो भी हमारे जो वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं, वो सभी हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। फर्दर हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोअर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंड इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर्स की है, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी जो है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर्स तक की है, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर है ये यहाँ पे वैरी भी करता है, ठीक है। पोल्स पे जाएंगे अगर हम लोग, पोल्स पे जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 8 किलोमीटर्स तक की होती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर्स की होती है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस है हमारे ट्रोपोस्फेयर के लेयर्स में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में ये वेरिएशंस है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 13 किलोमीटर उसकी एवरेज हाइट है। और जैसे कि हम लोग पोल्स के टुवर्ड्स मूव करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दे, ठीक है। उस पोल्स पर उसकी हाइट 8 किलोमीटर्स की होती है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर्स तक की होती है, ठीक है। एंड देन जो इसके बाद एक टर्म आता है ट्रोपोपॉज, ठीक है, दैट इज ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज एक्चुअली जो है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच, ठीक है। तो व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज जो है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन होता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच, ठीक है। यहाँ ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। एंड इसका टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और वो कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग ट्रोपोस्फेयर देखें कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जो भी वेदर और क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। फर्दर जो है ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर्स तक की है। ये पोल्स में हमें 8 किलोमीटर्स में देखने को मिलता है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर्स, ठीक है। देन ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रांजिशन जोन है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। नाउ अब स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं।
स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर की जो है, स्ट्रेटोस्फीयर हम लोग को 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है। सो स्ट्रेटोस्फीयर जो है 50 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स के बीच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर मिलता है, ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। और अभी हमने देखा कि ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो हमारे अर्थ को सन से आने वाली जो भी हार्मफुल रेडिएशंस है, अल्ट्रा वायलेंट रेज है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ against harmful ultraviolet rays, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ को इंटेंस हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर हो गया कि स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट है 50 से 80 किलोमीटर तक की होती है और वहाँ पे हमें ओजोन लेयर्स मिलता है, ठीक है। देन मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। अब मेसोस्फीयर के बारे में देखते हैं कि मेसोस्फीयर क्यों इम्पॉर्टेंट लेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेसोस्फीयर है हमारा, मेसोस्फीयर जो है उसमें हमें मेसोस्फीयर में वापस से जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कि जो हमारा मेसोस्फीयर में उसमें टेम्परेचर अगेंस्ट डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग मेसोस्फीयर के टॉप हाइट पे पहुंचते हैं 18 किलोमीटर्स पे, तो 80 किलोमीटर्स जो है उस पर उसकी जो टेम्परेचर होता है वो होता है -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेसोस्फीयर पे जो 80 जब हम लोग 80 किलोमीटर्स पे पहुँचते हैं तब उसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर में हमारा जो है विद इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता है। देन स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो वापस से टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। एंड देन अगेन इन द मेसोस्फेयर जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पहले क्या होता है, पहले टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, देन फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, देन अगेन डिक्रीज़ करना लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर हमें थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है, ठीक है। आयनोस्फेयर क्या है, आयनोस्फेयर एक लेयर है जिसमें कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं देखने को हमें, ठीक है। क्या मिलते हैं यहाँ पे हमें, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसे कि हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। आयंस कहते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर में हमें आयनोस्फेयर मिलता है, ठीक है। आयनोस्फेयर जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। और जो थर्मोस्फेयर है इसके जो हाइट है वो आपको 80 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स तक देखने को मिलती है, ठीक है। 80 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक की जो हाइट है वहाँ पे हमें ये थर्मोस्फेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थर्मोस्फेयर हो गया हमारा। थर्मोस्फेयर में हमें आयनोस्फेयर मिलते हैं,
आयनोस्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होती है जिसको कि हम लोग आयंस कहते हैं। एंड देन फर्दर ये हमें 80 to 400 किलोमीटर तक मिलते हैं। देन एक्सोस्फीयर, फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फीयर। फिफ्थ लेयर इज आवर एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर जो है ना, एक्सोस्फीयर ग्रेजुअली मर्जेस विद द स्पेस। एक्सोस्फीयर जो है वो बाद में हमारे स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। एक्सोस्फीयर में जो भी हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो एक्सट्रीमली रेयरिफाइड होते हैं, ठीक है। कि जो भी एलिमेंट्स हमें एक्सोस्फीयर में देखने को मिलते हैं वो सारे रेयरिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक्सोस्फीयर जो है ग्रेजुअली मर्जेस विद द स्पेस। इट ग्रेजुअली मर्जेस विद द स्पेस, ये ग्रेजुअली क्या स्पेस के साथ मिल जाता है, ठीक है। देन अब फर्दर था थोड़ा हमारा एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो वेदर एंड क्लाइमेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो वेदर एंड क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स देखते हैं। तो वेदर एंड क्लाइमेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, विंड स्पीड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर, विंड स्पीड, precipitation, then fourth one is temperature, wind speed, precipitation, humidity, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे वेदर और क्लाइमेट के, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपोजिशंस देखे हमने कि उसके क्या क्या कंपोजिशन है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के 3 कंपोजिशंस देखे हमने, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोगों ने लेयर्स देखे हमारे एटमॉस्फेयर के कि एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारे ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखा कि ट्रोपोस्फेयर जो है बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। उसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर्स की होती है। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर देखे। स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द अर्थ। सन से जो भी हार्मफुल रेज आती है उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो हार्मफुल रेज हमारे सन से आती है उनको हम लोग अल्ट्रा वायलेंट रेज बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है वहाँ पे अगेन जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोग देखे थे थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में हमें आयनोस्फेयर मिलता है, ठीक है। आयनोस्फेयर जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे हम लोग आयंस कहते हैं। उसके बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है वहाँ पे हमें जो भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो एक्सट्रीमली रेयरिफाइड होते हैं एंड एक्सोस्फेयर जो है ग्रेजुअली स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा जो था एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो थे कुछ हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स है जो कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड अदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में पढ़ा।